नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है और विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा का यह धरती है, जहां पर सैकड़ों भर कविगण साहित्यकार पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। आज मैं ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार के पास मौजूद हूं जिन्होंने अपनी साहित्य से सींच रहे हैं यहाँ के साहित्यिक जगत, और इनकी साहित्य पूरे भारतवर्ष में अपने आप में अनमोल बनता जा रहा है। चलिए हम इनसे मिलते हैं, और वो हैं आप डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा। जी हाँ, आपने बेगूसराय में साहित्य गतिविधि को एक संघर्ष ला दिया है और आपकी साहित्य घर घर जन जन बन चुकी है। चलिए हम उनसे मिलते हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मिथिलेश जी, आपको भी और इस खबर चक्र को भी और आपके इस प्रोग्राम को भी। सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे, साहित्य से आपका लगाव कैसे होता चला गया? देखिए, मैं बेगूसराय में डॉक्टर आनंद नारायण शर्मा का शिष्य रहा जी, जो यहाँ के एक प्रमुख साहित्यकार, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य शिक्षकों में से रहे हैं। उस समय भागलपुर यूनिवर्सिटी था और उनकी पाठ्य पुस्तकें पूरे बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम विश्वविद्यालयों में सुकवि समीक्षा जी, इनकी पढ़ाई जाती थी। तो उनके सानिध्य में रहने का मुझे मौका लगा और साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। लेकिन उससे भी साहित्य के प्रति लगाव, दोनों बातें हुई कि साहित्य के प्रति उस अभिरुचि के वजह से एक राजनीतिक दायित्व भी मेरे पास आया जी। वह दायित्व था कि जनवादी लेखक संघ का 1982 में उसका गठन हुआ था। उसके पहले हम लोग प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी आपातकाल आई तो उसके लेखकों को वो जो आपातकाल के खिलाफ, उस सर्वाधिकारवादी सत्ता के खिलाफ जो स्टैंड लेना चाहिए, जो मौक़िफ़ लेना चाहिए, उसमें उसके अदीब या लेखक जो शायर थे, कहीं न कहीं उनसे चूक हुई और इसीलिए एक नए संगठन की दरकार महसूस हुई और जनवादी लेखक संघ का गठन हुआ और मैं जनवादी लेखक संघ के प्रति आकृष्ट हुआ। और क्या उसके बीच में क्या कारण थी जो आपने प्रगतिशील लेखक संघ से मुकर कर प्रगतिशील लेखक संघ को चयन कर लिया? वही कारण बताया आप। कारण यही था कि प्रगतिशील लेखक संघ सर्वसत्तावाद के खिलाफ एक संगठन के रूप में, खास करके इमरजेंसी पीरियड में जो संघर्ष का तेवर उसको अपनाना चाहिए जमहूरियत की हिफाजत में, उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस की गई। और इसीलिए हिंदी और उर्दू के अदीबों ने, साहित्यकारों ने एक नए संगठन की ज़रूरत महसूस की कि हम अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत, जनतंत्र पर हमेशा सत्तावादियों द्वारा खतरा लाहक होता है और उससे अगर हमें लड़ना है सही ढंग से, जनता की चेतना को झकझोरना है, उसको जगाते रहना है, जो हम साहित्यकारों का काम भी है। हम क्रांति नहीं करते हैं, लेकिन इतनी तो बात है कि हम जन चेतना जगाते हैं। सही बात। उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। हमारे पाठक जो हमसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उससे वो मुतासिर होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो उससे हुआ। तो ये काम लेखकों का होता है, खास करके उस क्रूशियल टाइम में, संक्रमण काल में, जब एकदम बिल्कुल खतरा लाहक होता है और उस समय कोई संगठन अगर ये कमजोरी दिखाता है उस लड़ने में, तो उसके पृष्ठभूमि में ही नए संगठन का आगाज होता है। जनवादी लेखक संघ इसी पृष्ठभूमि में आया और लगातार आप जनवादी लेखक संघ से अभी तक जुड़े हुए हैं। अब तो मैं निष्क्रिय हूँ स्वास्थ्य के कारण को लेकर, लेकिन जब तक मैं सक्रिय था, स्वस्थ था, तो मैं जनवादी लेखक संघ के ही साथ था। मैंने बेगूसराय में जनवादी लेखक संघ को खड़ा किया 1985 में। मैं इसका प्रथम सम्मेलन मंझौल में किया था, जमंगला हाई स्कूल के प्रांगण में जी। उसमें जनवादी लेखक संघ के बाद में महासचिव हुए मुरली मनोहर प्रसाद सिंह और
सुरेंद्र सुमन प्रोफेसर समस्तीपुर कॉलेज के, वो हमारे अध्यक्ष भी थे, बिहार जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। ये दोनों उसमें आए थे। काफ़ी अच्छी भीड़, काफ़ी लोग, बहुत सफल था प्रथम सम्मेलन ही 1985 में। मैं उस समय शुरू किया, बाद में फिर 90 के दशक में ये काफ़ी सरगर्मी में रही। कला कौशल हमारे नए साहित्यकार, युवा साहित्यकारों में अभी देश में सबसे अधिक पत्र पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में सबसे अधिक छपने वाले वही हैं। उनकी कहानीकार हैं मूलतः। कई कहानियां प्रकाशित हुई हैं, कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं। कोई भी ऐसी साहित्यिक पत्रिका नहीं है देश में जिनमें वह नहीं छपे हों उनका। हाँ, तो कला कौशल ने 90 के दशक में काफी जनवादी लेखक संघ के काम को बढ़ाया। अच्छा, आप किन किन भाषाओं में रचना करते हैं? हम केवल हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में आपने गद्य और पद्य दोनों प्रक्रम? नहीं, पद्य नहीं, हम कविता नहीं लिखते हैं जी। हम केवल हिंदी। हम एक पाठकीय प्रतिक्रिया के तौर पर मैंने एक समीक्षात्मक लेखन किया है मैंने किताबों को पढ़ करके। मैं हिंदी के लगभग तमाम मूर्धन्य साहित्यकारों को पढ़ने का प्रयास किया, उस पर लिखा भी है। प्रेमचंद को पढ़ा, जो हमारे सर्वप्रिय लेखकों में से हैं। शरद चंद्र को पढ़ा, बांग्ला साहित्य के। ताराशंकर बंदोपाध्याय को पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उर्दू के भी कई साहित्यकारों को पढ़ा मैंने। फैज अहमद फैज हमारे प्रिय लेखक कवि हैं, और साहिर, कैफी आजमी, इन सब की रचनाओं को, इनकी शायरी को मैंने पढ़ा। परछाइयाँ और तलखियाँ मैंने साहिर की पढ़ी थी और बड़ा मैं मुतासिर हुआ था इस पर। मैंने एक बार युद्ध के समय में लेखकों की भूमिका पर एक बड़ी शानदार मंझौल में गोष्ठी हुई थी। किन किन भाषाओं में रचना करते हैं? हम भाषा तो हमारी हिंदी ही है, उसी में रचना करते हैं, लेकिन मैं उर्दू लिपि को जानता हूँ, इसलिए उर्दू लिपि में उर्दू साहित्य भी पढ़ा मैंने। अंग्रेजी भी पढ़ा। अंग्रेजी भी? अंग्रेजी भी, उर्दू भी। अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा, रूसी साहित्य को पढ़ा, उर्दू साहित्य को पढ़ा, और जो हिंदी में अनुवाद जैसे बांग्ला साहित्य का आया, खास करके शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, इस सब की रचनाओं को भी मैंने पढ़ा। ताराशंकर बंदोपाध्याय को पढ़ा जी। इनकी तस्लीमा नसरीन को पढ़ा जी। आपकी जो कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? हमारी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है वह 2 है। सोशल साइंस की पुस्तक है, हिस्ट्री में है जी। वो इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़ी हुई किताबें हैं। एक फॉरेन पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश, व बांग्लादेश की विदेश नीति हिंदी में है जी। और दूसरी किताब अंग्रेजी में है, इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश एंड एनालिसिस ऑफ डिप्लोमेसी। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। इसी पर ये मेरी पीएचडी थीसिस थी, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की थी, तो उसी समय थीसिस जो लिखा उसी आधार पर मेरी 2 पुस्तकें जी, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में आई है। उसके बाद मैंने 3 पुस्तकें जो मेरी हैं, जिसमें इबारतें और बेतरतीब, ये समसामयिक घटनाओं पर मेरी टिप्पणी है। इतिहास की घटनाओं पर, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं पर। अभी इतिहास पर सवाल दर सवाल आते हैं। ये सरकार, ये हुकूमत इतिहास को अपने रंग में रंगना चाहती है, भगवा रंग में जी। वास्तविक इतिहास को पलट देना चाहती है। फर्जी इतिहास, जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, उसी इतिहास को अपने ढंग से लिखना चाहती है। अच्छा। हाँ, तो उस पर मेरी टिप्पणी है। पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर टिप्पणी है, राजनीतिक संघर्षों पर टिप्पणी है जी जी। विभिन्न जो मुख्तलिफ राजनीतिक सियासी हालात जो देश में बनते बिगड़ते जाते हैं, वो जो सामने आता है, जिस पर लिखना मैं वाजिब समझता हूँ। व्यक्ति के खतरे को उठा करके लिखता रहता हूँ मैं जी जी। कई धमकियां भी आती हैं, गालियां भी मिलती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं लिखता रहता हूँ। अच्छा। और इसी का संग्रह है 2 किताब, इबारतें और बेतरतीब। अच्छा। एक तीसरी किताब है जो कि बेगूसराय का उत्तरी इलाके से मैं आता हूँ। अच्छा। जो उत्तरी सीमांचल इलाका है, रोसड़ा समस्तीपुर जिला के सीमा पर मेरा गाँव, यहाँ से 45-35 किलोमीटर। वो भोसारी परगना का गांव है। वह पहले भोसारी परगना जो था सो तिरहुत कमिश्नरी में था। बाद में 1832 में
बेगूसराय में, माने मुंगेर कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी में वो आया था। तो भूसारी परगना का जो वामपंथी जनवादी इतिहास था, खास करके नावकोठी किसान आंदोलन, बखरी का किसान आंदोलन, चेरिया बरियारपुर, मंझौल, इस सब का किसान आंदोलन पर मेरी किताबें हैं उस समय की। उसका नाम है चौखंडी। ये ओरल हिस्ट्री है, ये मौखिक इतिहास है जो उस समय मैंने सुना लोगों से, वह सुन करके मैंने लिखा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर की धरती है और यहाँ पर विश्व इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा की जन्मभूमि है और उसी दरमियान में रामधारी सिंह दिनकर के समकालीन रामावतार शक्र जी हुए हैं। तो विशेष करके हम जानना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर के अलावा थोड़ा सा आप टिप्पणी करें रामावतार शक्र जी के संबंध में। रामावतार शक्र जी बड़े प्रतिभावान साहित्यकार थे। उनकी दुर्भाग्य से उनकी रचना पांडुलिपि हमने भी बड़ी कोशिश की। जनवादी लेखक संघ के संगठन में जब मैं सक्रिय था तो चंद्र प्रकाश शर्मा बादल जी, विनीता, रामेश्वर प्रशांत या हमारी स्मृति सेठ, केदारनाथ कंत अध्यक्ष थे, अवधेश रंजन, रामाज्ञा सहीधर, ये सारे लोग मिल करके बहुत प्रयास किया कि उनकी पांडुलिपि प्रकाशित की जाए। अच्छा। नहीं प्रकाशित हो सकी। अच्छा। पता नहीं क्या है, कहाँ है, नहीं मिल सकी। चंद्र प्रकाश शर्मा बादल जी ने उनकी एक मेघदूतम प्रकाशित की पद्यानुवाद, जिसकी जानकी वल्लभ शास्त्री ने भूमिका लिखी। अच्छा। और बड़ी सराहना की जानकी वल्लभ शास्त्री ने, ये कह करके कि गांव गवई में एक छोटे स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक इतनी बढ़िया पद्यानुवाद कालिदास का किया, ये काफी उससे वह बहुत सराहना शक्र जी की उन्होंने की। और उसी शक्र जी के उनके मूल्यांकन को आगे बढ़ाने के लिए ही जनवादी लेखक संघ ने, जिसमें हम लोग थे, मैं उस समय उपाध्यक्ष था, केदारनाथ कंत अध्यक्ष थे, कला कौशल सचिव थे, विनीता संयुक्त सचिव था, रामाज्ञा सहीधर, इन लोगों ने मिल करके रामावतार यादव शक्र के नाम पर शक्र सम्मान शुरू करवाया। अच्छा। दिनकर के, क्योंकि साहित्य अकेडमी का दिनकर सम्मान जहां मिलता था बड़ा विवादास्पद हो जाता था। अच्छा। हर बार उसकी चर्चा होती थी, आलोचना होती थी और नतीजा होता था कि जो जनपद के लोग हैं, जिनको मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते थे, वो छूट जाते थे। अच्छा। तो वैसे लोगों को सम्मानित, उनकी रचनाओं के मूल्यांकन के लिए हम लोगों ने शक्र जी के नाम पर शुरू किया शक्र सम्मान, जनपदीय सम्मान शुरू किया। सील, जो बड़े कवि थे, सील के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान और शक्र के नाम पर जनपदीय सम्मान। अच्छा। इसमें बड़ी भूमिका कला कौशल की है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। हमारे दर्शक डॉक्टर रामशरण शर्मा के संबंध में कुछ जानना चाहेंगे। डॉक्टर रामशरण शर्मा एक निर्धन परिवार के मेधावी छात्र रहे जी। और उनकी मेधा प्रतिभा का इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि गांव से निकल करके वह शहर में दूसरे के घर में रह करके ट्यूशन पढ़ा करके वो अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की, फिर कॉलेज में भी ट्यूशन पढ़ा करके कॉलेज की शिक्षा पूरी की। लेकिन उनकी प्रतिभा से उनको स्कॉलरशिप मिला और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने शूद्रों का प्राचीन इतिहास, अच्छा, जिस पर हिंदुस्तान में कोई उन पर रिसर्च नहीं कराने को तैयार हुआ, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने शूद्रों के प्राचीन इतिहास पर उन्होंने, जो आज तक अछूता विषय था, लिखे गए थे, जैसे अम्बेडकर ने लिखा था या कोई, तो एक सब प्रिजुडिस था, एक आग्रह के साथ लिखा गया था। इन्होंने ऑब्जेक्टिव भारतीय वांग्मय के विशाल, आप देखिएगा उनका शूद्रों का इतिहास का जो फुटनोट्स देखिएगा, संदर्भ ग्रंथ देखिएगा, तो आश्चर्य लग जाएगा कि इतने विराट संदर्भ ग्रंथ के साथ वह पुस्तक लिखी गई और काफी चर्चित हुई। उस पुस्तक से वह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, सुजान लीजिए जी। हाँ, और लगभग कितनी पुस्तकें लिखे होंगे? वो कई दर्जनों पुस्तकें, हम संख्या हमको याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 50 से भी ज्यादा पुस्तक है। अच्छा। उतनी पुस्तक किसी ने नहीं लिखी। हमको बिहार में अपने विषय में जितनी बड़ी तादाद में रामशरण शर्मा ने अपनी पुस्तक लिखी है अपने विषय पर, किसी ने, जैसे
प्राचीन भारत पर तो वो ऑथोरिटी माने जाते हैं, पूरे दुनिया के विश्वविद्यालयों में उनके लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। हार्वर्ड में पढ़ाई जाती हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती हैं, फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, बर्लिन में। कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें रामचंद्र शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में किताब लिखी गई किताबें नहीं पढ़ा जाती हो। ये बेगूसराय का भाग्य है। ये बेगूसराय की धरती है जहाँ पर साहित्य सृजन हमेशा होते रहा है। उसी कड़ी में डॉक्टर रामशरण शर्मा की पुस्तकें इतिहास की पुस्तकें हैं, जिनकी पुस्तकें विश्व के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। और यह बेगूसराय की धरती की ऊर्जा है। और कुछ विशेष सर? मुचकुंद मोनू, संजीव फिरोज, केदारनाथ भास्कर जी, कबीर है वो। केदारनाथ भास्कर बेगूसराय का कबीर कह सकते हैं उसको। अच्छा। हाँ, निशाकर मैथिली में भी लिखते हैं, वहीं सिमरिया पंचायत के हैं। अच्छा। मैथिली में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं जी। रामाज्ञा सजदर का तो कहना ही क्या, विभिन्न पत्र पद BHU में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उसी और दिनकर की प्रेरणा निश्चित रहे, तब ने उनका नाम दिनकर, इनका शशिधर नाम पड़ गया। जी जी जी। इसके अलावे दिनकर से पढ़ते हुए उस समय भी समकालीन दौर में भागवत जी थे निपनिया के, लक्ष्मी नारायण शर्मा मुकुर थे, विद्यालंकार थे हमारे कुमुद विद्यालंकार। जी जी। ये साहित्यकारों की एक फौज खड़ी थी, समझिए। दिनकर के परशुराम परशु जो दिनकर से बहस किया था, परशुराम सिंह परशु ने दिनकर से बहस किया था कि जो हुंकार और लिखने वाला कवि आज उर्वशी के संजाल में कैसे चला गया। ये इस तरह का बहस चलती थी दिनकर की रचनाओं से प्रेरित होकर के, समझ लीजिए। अब वसंतदेव कुमार, आनंद नारायण शर्मा, एक अलग सा हमारे कीर्ति नारायण मिश्र मैथिली साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकारों में से हैं। अच्छा। हाँ, अभी उनको राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, प्रदीप बिहारी को मिला, फजलुर रहमान हाशमी को मिला। ये सारे लोग दिनकर के इर्द गिर्द दिनकर को प्रेरित भी किया, दिनकर से प्रेरणा भी ली। अभी दिनकर नामा लिखने वाले पोद्दार जी, रूपम झा, एस मनोज, रंजन झा की आई हैं। राहुल सिवाई के बारे में कहा कि हिंदुस्तान का कोई मंच नहीं है देश का जिस मंच पर राहुल सिवाई की कविता की चर्चा और प्रशंसा और उसकी समीक्षा। किताबें आ रही हैं। वो विश्व कोश जो है, हिंदी साहित्य कोश, उसके संपादन में थे राहुल सिवाई। तो चीजें जारी हैं। कवित्री सभ्य का भी हमारे मुकुल लाल की रचना अभी जान ली है, नई किताब दोहा भी आई है, और उनकी उर्दू में लिखी हुई रचना, नागरी लिपि है लेकिन भाषा उर्दू है, मुकुल लाल की रचना कवित्री के रूप में। वह रचना किसी भी देश के साहित्यकार या कवियों से स्तर से कम नहीं है, मुकुल लाल की रचना, समझ। तो इस तरह बिल्कुल दिनकर नई पीढ़ी में, अपने समानांतर पीढ़ी में भी, नई पीढ़ी में भी दिनकर जिंदा हैं और दिनकर की परंपराएं जिंदा हैं। रचना की इसमें ओज भी है और जनपटदरता भी है। रूपम झा की रचना घसगढ़नी हर मंच पर प्रशंसित हुई है। उन्होंने अनुवाद भी किया है, मैथिली श्रीलाल शुक्ल की किताब का अनुवाद किया है उन्होंने, श्रीलाल शुक्ल ने। कई चीजें हैं जो कि छोटी छोटी पत्रिका 22वीं सदी का संपादन किया कला कौशल ने, फिर बलान का संपादक पंकज जदवंशी ने किया, और एक जिजीविषा निकालते थे उस समय अशांत भोला, रमा मौसम, फिर रामाज्ञा सजदर भी कोई प्रतिबिंब करके किताब निकालते थे। तो सारे लोगों ने हिंदी साहित्य को, हमारे राजेंद्र राजन जी प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हुए, जी जी, समझ लिए। उनकी कई किताबें, दर्जनों किताबें आ गई हैं उनका। तो और वो इतने बड़े पद पर जाना बेगूसराय के लोगों के लिए ये भी एक उपलब्धि है बेगूसराय की, राजेंद्र राजन के रूप में कि प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये जान लीजिए। बेगूसराय में साहित्यकारों ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत भाषाओं पर भी कलम चलाई है और राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहचान बना रखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ही नहीं सीमित रह चुके हैं, बल्कि रामावतार चक्र का भी प्रभाव पड़ा है। और साथ ही साथ इतिहास की चर्चा करें तो विश्व इतिहासकारों में रामशरण शर्मा की अहम भूमिका रही है, जो विश्व के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में इनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती है। और हम जाते जाते आपसे सवाल करेंगे सर, नवोदित जो साहित्यकार हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नवोदित साहित्यकार को पढ़ना चाहिए जी। उनके अंदर कुदरती प्रतिभा है, तब न रचते हैं। उस प्रतिभा से
का परिमार्जन करना चाहिए। वो परिमार्जित तभी होगा जब वह अपने को विराट अध्ययन का हिस्सा बनाएंगे, साहित्य का अध्ययन, और हर भाषा के साहित्य का अध्ययन। अगर हिंदी में लिखते हैं सिर्फ हिंदी के साहित्य का नहीं, उर्दू का साहित्य जो हिंदी में तर्जुमा होकर के आया, फारसी का साहित्य जो हिंदी में तर्जुमा होकर के आया, बांग्ला साहित्य, रूसी साहित्य, खास तौर पर टॉल्स्टॉय को पढ़ें, गोर्की को पढ़ें, तुर्गनेव को पढ़ें, दोस्तोवस्की को पढ़ें, चेखव को पढ़ें। चेखव की कहानियां भी पढ़ सकते हैं, एक से एक चीजें हैं। आप शेक्सपियर को पढ़ें, विल्सन को पढ़ें, वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, मिल्टन को पढ़ें, शेली, बायरन, सबको पढ़ें। तब आप एक अच्छे कवि कहानी लेखक बन सकते हैं, आप साहित्यकार बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। आपके कुदरती प्रतिभा है, आप रच सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन बनना तब होता है जब एक अच्छे साहित्यकार बने, अच्छे लेखक, अच्छे कवि बने। जब अच्छा विशेषण नहीं लगेगा तब तक एक सामान्य लेखक और सामान्य साहित्यकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि अच्छा साहित्यकार बनना, और अच्छे साहित्यकार, अच्छे लेखक, चर्चित लेखक बनना। कैसे हम दिनकर और रामशरण शर्मा का नाम लेते हैं, कितना विराट अध्ययन लिखा। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य भी जो लिखा है दिनकर ने, वह भी अद्भुत है। संस्मरण और संस्मृतियां गद्य उनका है, पढ़िए। लेखों का संग्रह है, उनका निबंध संग्रह, उसको पढ़िए। तो इस तरह कोई बहुत पढ़ करके ही कोई रामशरण शर्मा बनता है, कोई दिनकर बनता है, कुदरती क्षमता के बावजूद भी। उतना बड़ा मौका शक्र जी को मिलता तो शक्र भी बनते, रामधनी सिंह दिनकर से आगे जा सकते थे, रामशरण शर्मा से आगे जा सकते थे। तो इस तरह नए नवोदित जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि वह काफी पढ़ें। यहाँ तो संभावना हिंदी में, उर्दू में कहा ना, जियाउर रहमान जाफरी, फजलुर रहमान हाशमी के पुत्र हैं, और दूसरे लोग भी काफी दूसरा मत निकालने वाले हैं। उन्हीं का संपादक निकालता, अभी भी रेगुलर दिल्ली से निकलता है। यहाँ का मुजफ्फरा के हैं, वो बहुत अच्छे निकालते हैं। वो कुमुद विदा अलंकार सम्मान समारोह भी करते हैं। और तो हर दिशा में लोग पढ़ते हैं। अभी का फैजल सरंजवी का चर्चा की मैंने की, उनका मैं पढ़ता रहता हूँ, काफी अच्छा लिखते हैं। बलिया में, लखमीनिया में कई ऐसे अजीम शायर हैं जिनकी शायरी पढ़ करके लगेगा कि भाई ये बेगूसराय के नहीं है, कहीं बाहर के तो नहीं है। इस तरह का तो नाम भले नहीं हो, लेकिन काम सबका नई पीढ़ी में भी। चाहे संस्कृत में मैंने कहा ना कि ये गौरीनाथ मिश्र भास्कर के पुत्र अभी डॉक्टर विक्रांत भास्कर, उनके दूसरे पुत्र सुशांत भास्कर, डॉक्टर सुशांत भास्कर रामशरण शर्मा की पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी मूर्ति कला पर जो किताब है, रिसर्च बुक है, उसको शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यहाँ से ले गए। उनके किताब पर आकर के रिसर्च हुआ, बाहर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, उनकी किताब को पढ़ करके यहाँ रिसर्च किया जमंगलागढ़ में आकर के, और दूसरी जगह पर जो बीरपुर वगैरह में जो मूर्तियां इतनी पाई जाती हैं, उस मूर्ति कला पर काम हो रहा है। हाँ, तो काम तो हो ही रहा है। उमेश प्रसाद सिंह, आप जानते हैं, दूसरे इतिहासकार हैं रामशरण शर्मा की आगे बढ़ाने वाले। उमेश नारायण सिंह अभी बेगूसराय के टैलेंट्स पर, बेगूसराय के जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उन पर उन्होंने 2 वॉल्यूम में किताब लिखी है। उसके अलावा वो भी प्राचीन इतिहास पर किताब, प्राचीन इतिहास में औरत की स्थिति, प्राचीन इतिहास में कानून की स्थिति पर उनकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च बुक, तो वो काम चल रहा है। पत्रकारिता के जगत में लेखक के रूप में सुधांशु रंजन अभी हिंदुस्तान का बड़े पत्रकारिता लेखन में उन्होंने देश में ही नहीं, देश से बाहर चर्चित हुए हैं। खास करके न्याय पर जो लिखा है उन्होंने, न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर, सुधांशु रंजन ने, वो बहुत आगे की चीज है। उतना तो हम सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक से एक लोग हैं। ये है डॉक्टर भगवान प्रसाद सिन्हा जी, और इनका कहना है कि जो नवोदित साहित्यकार हैं उन्हें गहन अध्ययन करना होगा, सिर्फ अपनी भाषाओं में सिमट कर नहीं रहना होगा। उन्हें विदेशी साहित्यकारों के साहित्य का भी अध्ययन करना होगा, शब्द संयोजन करना होगा, और खूब गहराई से मेहनत करना होगा। तब आप एक अच्छे साहित्यकार के रूप में उभर कर आ सकते हैं, जिससे आपका भी हित होगा और जनता को भी कल्याण संभव साहित्य से हो सकेगा। सर, खबर चक्र को आपने कीमती समय दिया है, खबर चक्र आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। चलिए, धन्यवाद। आपको भी आपने मौका दिया, तब तो हमने कहा कुछ, इसलिए धन्यवाद के पात्र आप। चलिए, खबर चक्र से मैं मिथिलेश पावती।